आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं नेशन ट्रूथ। दोस्तों, जिस तरीके से बिहार की राजनीति जो इस बार चल रही है, यानी कि बिहार चुनाव का जो ऐलान हुआ है उसके बाद से तमाम पार्टी इस बार जो है मुसलमानों की तरफ निगाहें टिकाई है। सवाल इस बात का है कि जब से देश आजाद हुआ है मुसलमानों के नाम पर तमाम पार्टियां राजनीति करती है, लेकिन कोई नहीं चाहता कि मुसलमान का लीडर अपना बने। मुसलमानों का लीडर बनाने की जब बात आती है तो तमाम के हलक सूख जाते हैं। वही सेम स्थिति जो इस बार बिहार के अंदर हो रही है। बिहार में तमाम पार्टी राजनीति जो कर रही है वो मुसलमानों के ऊपर कर रही है, यानी कि तमाम पार्टी ये चाहती है कि मुसलमान जो है वो हमारी तरफ आ जाए, लेकिन मुसलमान को लीडर बनाना कोई नहीं चाहता। जिस तरीके से लगातार आरजेडी जो है वो मेहनत कर रही है कि मुसलमान हमारी तरफ आ जाए, प्रशांत किशोर ये सोच रहे हैं कि मुसलमान हमारी तरफ आ जाए। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने जो है पिछली मर्तबा 5 विधायक को जिताए थे और वहां पर बिहार की जनता ने, सीमांचल की जनता ने उन पर भरोसा किया था, लेकिन उसमें से 4 लोग बागी हो गए थे। एमआईएम के टिकट से जीते, लेकिन उसके बाद वो आरजेडी में चले गए। लेकिन 4 लोग जो गए थे, एक अख्तरुल ईमान जो वहां के सदर हैं बिहार के एमआईएम के, वो आज भी हैं और वही पूरे बिहार को लीड कर रहे हैं। लेकिन जो 4 लोग आज दूसरी पार्टियों में गए थे उनका वो हाल हो गया। एक कहावत कही जाती है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो कहीं ना कहीं उन लोगों की आज क्या स्थिति है दूसरी पार्टियों के अंदर, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों ने जो अपना भरोसा जताया था उन लोगों पर, आज उनकी स्थिति हो गई है कि दूसरी पार्टी उनको जो है टिकट तक देना मुनासिब नहीं समझ रही है। सवाल इस बात का है कि मुसलमानों का वोट सबको चाहिए, लेकिन मुसलमानों को लीडर नहीं बनाना है। उसकी बड़ी क्या वजह है, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से महागठबंधन ने कहीं ना कहीं अपने नेता द्वारा एक बयान दिलवाया, यानी कि पप्पू यादव को कौन नहीं जानता। पप्पू यादव एक बड़े नेता हैं, बिहार के जो है एक ऐसे नेता हैं जो किसी भी बुरे वक्त में लोगों के साथ, जनता के बीच खड़े होते हैं। पप्पू यादव का मैं आपको एक बयान बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक के बाद एक दूसरे बयान बता दूंगा कि किस तरीके से मुसलमानों का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन इस बार जो है महागठबंधन जो बनाया गया है बिहार के अंदर, इंडिया अलायंस के महागठबंधन द्वारा एक ऐलान किया गया है। मैं आपको पहले वो ट्वीट पढ़कर सुनाता हूं कि क्या कुछ पप्पू यादव के द्वारा किया गया है। जी हां दोस्तों, मैं आपको पप्पू यादव का वो ट्वीट पढ़कर सुना रहा हूं कि हमारे नेता राहुल गांधी दलित और अल्पसंख्यक दोनों को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। हर परिस्थिति में एक दलित और एक अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री होगा। ये बयान जो है वो साथियों किसका है, ये कांग्रेस के एक नेता हैं जो कि निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन कांग्रेस को इन्होंने ज्वाइन कर लिया था, जिनका नाम पप्पू यादव है। पप्पू यादव के इस बयान से साफ पता चल रहा है कि इस बार इंडिया अलायंस की भी स्थिति ठीक नहीं लग रही है। इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं मुसलमानों के सामने इस बार घुटने टेकने पर मजबूर है। तो वहीं एनडीए जिनको कहीं ना कहीं मुसलमानों से नफरत है, यानी खासतौर पर भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के बड़े बयान कई मरतबा आपने सुने होंगे, मुसलमानों के वोट की हमें जरूरत नहीं है, इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हमें मुसलमान वोट नहीं डालता है, इसलिए हम मुसलमानों को टिकट नहीं देते हैं क्योंकि मुसलमान हमें वोट नहीं डालता। ये तमाम नफरती भाषण जो एनडीए के लोगों के आते हैं, यानी कि भाजपा के जो गठबंधन है, घटक दल जो है उनके ये बयान आते रहते हैं। तो मैं अब आपको दूसरा बयान सुनाने जा रहा हूं जिसमें इंडिया गठबंधन के इस ऐलान के बाद जो है एनडीए गठबंधन के अंदर भी खलबली मची है और वहां से जो है जो प्रधानमंत्री मोदी के जो हनुमान कहे जाते हैं उनका भी एक बयान सामने आया। मैं आपको उनका भी ट्वीट सुना देता हूं। साथियों, चिराग पासवान को आप जानते होंगे, जो कि रामविलास पासवान के बेटे हैं। रामविलास पासवान के बाद पूरी पार्टी को वो लीड कर रहे हैं, जो कि मोदी जी के अपने आप को हनुमान कहते हैं, इस बार केंद्र में मंत्री भी हैं। उनका ट्वीट मैं आपको सुना देता हूं। 2005 में मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मुसलमान मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी, तब भी उनका साथ नहीं दिया गया। राजद 2005 में भी मुसलमान मुख्यमंत्री बनाने को तैयार नहीं था, यानी कि आरजेडी, यानी कि जो लालू की पार्टी है, वो मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने को तैयार नहीं थे। 2025 में भी नहीं है, मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार नहीं है, ना ही उप मुख्यमंत्री। अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी। ये कौन कह रहे हैं, ये मोदी जी के हनुमान है, यानी कि मोदी जी के हनुमान मतलब चिराग पासवान। चिराग पासवान ने अपने ट्विटर हैंडल से इस ट्वीट को किया है। तो साथियों, इससे साफ पता चल रहा है कि मुसलमानों के सामने जहां इंडिया गठबंधन ने जो है घुटने टेके हैं, वहीं बिहार चुनाव में इस बार एनडीए गठबंधन भी घुटने टेकता नजर आ रहा है। यानी कि दोनों के लोगों के एक एक बयान आने का मतलब यह है कि इस बार मुसलमानों की बड़ी याद आ रही है। मुसलमानों की बड़ी याद आने की एक बड़ी वजह मैं आपको बताता हूं कि इस बार जो चुनाव है उस चुनाव में एक तीसरा मोर्चा
वो तैयार हो गया, क्योंकि लोगों के पास विकल्प नहीं था। जैसे पूरे देश के अंदर लोगों के पास पहले विकल्प नहीं था, एक कांग्रेस थी, एक भाजपा थी, एक बार आप आओ और एक बार आप आओ, इसके अलावा तीसरा कोई विकल्प नहीं था। तो देश की जनता मजबूर कभी किसी को वोट करती थी तो कभी किसी को वोट करती थी। अब दूसरी पार्टियां सामने आ रही, इसी तरीके से जो है बिहार में दो पार्टियां थी, दोनों को लोगों ने इस्तेमाल करके देख लिया। इस बार जो तीसरा मोर्चा बना है, तीसरा मोर्चा एक मजबूत मोर्चा है, जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी की एक पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो इस बार एक तीसरे मोर्चे की तरह सामने खड़ी है। और सीमांचल के लोगों में खास तौर पर जो है एक खुशी और उल्लास का माहौल है कि पिछली बार 5 विधायक जो है वो मुस्लिम बने थे, इस बार कम से कम 20 विधायक जो है वो बनने जा रहे हैं। यानी कि इनका जो गठबंधन बना है, गठबंधन है आजाद समाज पार्टी के साथ और मौर्या जी की जो पार्टी है उनके साथ, यानी कि 3 लोगों का गठबंधन हुआ है और तीसरा मोर्चा तैयार हुआ है। इसमें से 2 पार्टियों के तो लोग ऐसे हैं, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और दूसरी जो आजाद समाज पार्टी है उनके जो नेता हैं चंद्रशेखर आजाद, वो भी युवा नेता है और वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। यानी कि 2 पार्टियों के सांसद हैं, वो दोनों सांसद जो है इस बार अपनी अपनी पार्टी को लेकर, और तीसरे मौर्या जी, ये तीनों लोगों ने मिलकर जो एक पार्टी बनाई है, यानी कि एक मोर्चा बनाया है। उस मोर्चे में जो है कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास दिख रहा है, यानी कि मुसलमानों के साथ जो घात हुआ, यानी कि विश्वासघात किया गया, कहीं ना कहीं जनता इस बार उसका बदला लेने के लिए तैयार है। तो सवाल इस बात का है कि किस तरीके से मुसलमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए मैं आपको जो है MIM के एक फायर ब्रांड नेता है जिनका नाम वारिस पठान है, उनका भी मैं आपको ट्वीट पढ़कर सुनाता हूं। वारिस पठान लिखते हैं अपने ट्विटर हैंडल पे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। ये तो कहावत आपने बराबर सुना होगा, ये वारिस पठान ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि 2% वाला उप मुख्यमंत्री बन सकता है मगर 19% वाला मुसलमान नहीं बन सकता। क्या ये बराबरी है? क्या ये हिस्सेदारी है? क्या ये इंसाफ है? क्या मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए और दरी बिछाने के लिए है? तो इस तरह के सवाल किए जा रहे हैं कि मुसलमान जब 19% है तो आखिर क्या सिर्फ दरी बिछाएगा? क्या बिहार के अंदर मुसलमानों का सिर्फ नरसंहार किया जाएगा? क्या मुसलमानों के नाम पर सिर्फ वोट बांटे जाएंगे? क्या मुसलमानों से पहले वोट लिया जाएगा, फिर उनकी कब्रिस्तानों को तोड़ा जाएगा, वहां पर जो है मस्जिदों को शहीद किया जाएगा? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा कितनी पुरानी पुरानी मज़ारों पर जो है योगी सरकार ने बुलडोजर चला दिया। तो साथियों सवाल इस बात का है कि क्या इस बार मुसलमानों का नरसंहार होगा बिहार में, या फिर बिहार की जनता इस बार सूझबूझ के साथ वोट डालने जा रही है? यानी कि इस बार परसेंटेज का हिसाब जो है वो निकलने वाला है, क्योंकि जो कहावत कही जाती है ना कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, इस बार हिस्सेदारी की लड़ाई है, इस बार इक्तदार की लड़ाई है। इस बार जो लड़ाई है वो लड़ाई इस बार सीधी ये है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। यानी कि मुसलमान इस बार कहीं ना कहीं जो है अपने वोट को लेकर बहुत शुभचिंतक है, और इस बार वोट नहीं बटेगा। यानी कि इस बार तीसरे मोर्चे के तौर पर जो है वो एक जो तीसरा संगठन बना है, यानी कि जो तीसरा गठबंधन तैयार हुआ है, कहीं ना कहीं वो इस बार जो है मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। सवाल इस बात का है कि इस बार बिहार की जनता कितना किस पर भरोसा करने जा रही है और क्या कुछ होगा बिहार में। लगातार आपका चैनल जो इस पर पल पल पे अपडेट दे रहा है और आगे भी हम इस पर अपडेट देते रहेंगे, लेकिन हमारे चैनल की जो जिम्मेदारियां हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि हम खबरों को पहले निकालते हैं, उसको फिल्टर करते हैं, उसका फैक्ट चेक करते हैं कि कहां तक चीजें सही है, उसके बाद जो चीजें सही है एक्चुअल निकालकर हम आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है, हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, अब देश के नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि चीजें आप दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि आपके हाथ में फोन है और सोशल मीडिया का जमाना है। इस दौर में सबसे ज्यादा जो है हर आदमी हर मिनट में फोन यूज कर रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी इन वीडियो को दूसरों तक पहुंचाना। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब तक के लेते हूं आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए नेशन ट्रुथ।